हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को 2021 यूटेट में आए हुए सीडीपी के क्वेश्चंस करा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2024 का मैंने आपको कराया है, 2022 वाला आपका हो गया है, 2021 वाले की सीडीपी टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे पीवाईक्यू करा रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है ना। तो वो मस्तिष्क का कौन सा भाग है? इसे कहा जाता है कौन सा? अग्र मस्तिष्क। कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। सभी प्रकार के जितने भी आपके कॉग्निटिव्स होते हैं, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, प्रेरक क्रियाकलाप होते हैं, उन सभी को कौन संपादित करता है? अग्र मस्तिष्क। यह प्रमस्तिष्क थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। किससे? प्रमस्तिष्क। ये जो प्रमस्तिष्क है ये थैलेमस, ठीक है, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है, जो मुख्य रूप से बुद्धिमत्ता, स्मृति, चेतना, विश्लेषण क्षमता और तर्क शक्ति आदि उच्च मानसिक क्रियाकलापों के संचालन में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? शारीरिक अंग या संपूर्ण जीव की जो बढ़ोतरी होती है उसको कहा जाता है वृद्धि या समृद्धि। ऑप्शन ए। इसके अंतर्गत जीव की शारीरिक संरचना, चाहे वो लंबाई हो, वेट हो यानी कि भार है, मोटाई है ना, इनमें जितने भी बॉडीज़ के पार्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है? डेवलपमेंट होना शामिल होता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में एक निश्चित आयु तक होती है। जो वृद्धि, जो ग्रोथ होती है वो एक निश्चित समय तक होती है। जैसे हाइट होती है, हाइट हमारे एक टाइम तक ही बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है, जिस पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का, देखो बाहर और आंतरिक दोनों रूप से इसमें वृद्धि होती है। वंशानुक्रम, जेनेटिकली और इन्वायरमेंट दोनों का ही क्या पड़ता है? प्रभाव भी पड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा। स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्मृति का प्रकार नहीं है? स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्मृति का प्रकार नहीं है? आपसे पूछा है। स्मृति के अवस्था मॉडल के अकॉर्डिंग स्मृति के जो प्रकार होते हैं उसमें संवेदी स्मृति आती है, प्रतिचित्रात्मक स्मृति आती है और अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक, 4 आती है। जबकि कार्यकारी स्मृति इसका प्रकार नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, संवेदी स्मृति हो गई, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने और कौन सा बताया था आपको? प्रतिचित्रात्मक स्मृति, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, है ना। कार्यकारी स्मृति इसमें नहीं आती है। सामान्यतः स्मृति चिन्ह को संचित करने की अवधि को आधार मानकर स्मृति जो होती है इसको वर्गीकृत करने का शुभारंभ 1985 में मनोवैज्ञानिक हैं हरमन इबिंगहॉस, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वस्तु एवं पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में अधिक चिंतन को कहा जाता है। क्या कहते हैं? वस्तु और पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में जो चिंतन होता है अधिक, उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है समग्र चिंतन। क्या कहते हैं? समग्र चिंतन कहा जाता है। वस्तु और पृष्ठभूमि के संबंध के विषय में अधिक सोचने को समग्र चिंतन, जिसके अंतर्गत किसी विषय यानी कि समस्या के संदर्भ में पूर्ण रूपेण यानी कि आरंभ से अंत तक विचार किया जाता है। संभावित कारणों और समाधानों का क्या लगाया जाता है? पता लगाया जाता है। मोटापा है किंतु भोजन करना चाहता है, किस प्रकार के द्वंद्व का उदाहरण है? मोटापा है किंतु भोजन करना चाहता है, सो ये उपागम परिहार द्वंद्व का उदाहरण है। किसका है? उपागम परिहार द्वंद्व। सामान्यतः जब कोई संघर्ष धनात्मक और ऋणात्मक के मध्य होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य कोई द्वंद्व, कोई संघर्ष होता है, तो उसे उपागम परिहार संघर्ष कहा जाता है। बुद्धि लब्धि IQ का संप्रत्यय किसने विकसित किया था? तो यहाँ पर ना बुद्धि लब्धि जो हमारा IQ होता है उसका फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, जैसे कि पिछली बार 2024 में आपको निकालना था, फॉर्मूले पे निकालना। तो बुद्धि लब्धि मतलब बुद्धि लब्धि IQ इक्वल टू होता है मानसिक आयु। क्या होती है? मानसिक आयु होती है। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, जो भी आपकी वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ये क्या हो जाता है आपका यहाँ पर IQ का फॉर्मूला होता है। संप्रत्यय किसने विकसित किया था अगर यहाँ पर पूछता है?
सो ये किया था यहाँ पर विलियम स्टर्न ने किया था, मापन के लिए इसे डेवलप किया। जबकि सबसे पहले वैसे हरमन ने बुद्धि लब्धांक याद करने की विधि बनाई। इसके अनुसार बुद्धि लब्धि बच्चे की मानसिक आयु में उसकी वास्तविक आयु से भाग करके 100 से गुणा करने पर प्राप्त किया जाता है, जो कि सूत्र मैंने अभी बताया है। निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? कौन है जो प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? अगर करंट में देखेंगे तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वैसे हम यहाँ पर कहते, क्वेश्चन छूटा है। देखो, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? सो इसे व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव व्यवहार और अनुभव का उनके समाज और संस्कृति के संदर्भ में क्या होता है, अध्ययन करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को डिफाइन करते हुए कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का क्या है, विज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? आपसे पूछा है, प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, टेस्ट नहीं है। सो यहाँ पर आपका रोसा मर्सिलक्ष्य परीक्षण भी होता है, ठीक है। कथानक संप्रत्यक्षकरण परीक्षण भी होता है, TAT। व्यक्तिकन परीक्षण भी होता है, लेकिन MMPI नहीं होता है। MP यानी कि मिनेसोटा मल्टीफेसिक व्यक्तित्व इन्वेंट्री, ये इसका नहीं होता है। ये व्यक्तित्व और मनोचिकित्सा का एक मानकीकृत साइकोमेट्रिक टेस्ट है ना। और इस टेस्ट का विकास स्टार्क, R. हैथेव और जेसी मैकिले ने किया था। और 1943 में सबसे पहले मिनेसोटा प्रेस विश्वविद्यालय द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था। ऑप्शन डी। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके? नहीं। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाई जा सके? बिल्कुल। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके? नहीं। इससे वह दूसरों को, देखो, प्रभावित अपनी आत्म, जब तक देखो बच्चा संतुष्ट नहीं होगा तो फिर हम संतुष्ट नहीं होगा। अगर बच्चा संतुष्ट है तो हम संतुष्ट हैं। सो यहाँ पर बी क्या होगा, हमें अपना जो टीचिंग का तरीका है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी होगा। कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका क्या कर्तव्य होगा? आप उसके माता पिता से मिलेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे या उसे बुलाकर डांटेंगे? तो यहाँ पर उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, डांटना नहीं है। माता पिता से पहले आप उसकी समस्या को जानेंगे, आप उसे समझाएंगे। तो टीचर का कर्तव्य है कि पहले आप उसकी समस्याओं को सुनेंगे और उससे विश्वास में लेकर उसे समझाने की कोशिश करें। फिर उसके बाद भी चीज़ें नहीं होती, फिर वो आगे के ऑप्शंस होते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं, है ना। तो अगर इसमें बात करते हैं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं? सो ये है आपकी औपचारिक संक्रियात्मकता। कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर में बच्चों में परिकल्पनात्मक चिंतन डेवलप होने लगता है। इस अवस्था में उनमें अनेक संक्रियात्मकता जो है ना वो संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मकता का निर्माण करने और परिकल्पनात्मक चिंतन द्वारा अलग समस्याओं का समाधान करने, निर्णय लेने और अमूर्त नियमों के निर्माण आदि की योग्यता विकसित होने लगती है। एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक या अवाचिक अथवा पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों के आकांक्षों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। ये कथन कैसा है? तो ये एक सत्य कथन है ना। इन तीनों प्रकार के जो परीक्षण होते हैं इनके आकांक्षों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। ये कथन बिल्कुल सही। सामान्यतः शाब्दिक, अशाब्दिक, व्यक्तिगत, सामूहिक बुद्धि परीक्षणों के ये प्रकार। अगला यहाँ पर आता है, व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। और सही क्या अपने यहाँ पे बताना है। इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। क्या ये सही है ना। तो यहाँ पर ये सही है। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से आनंद
अनन्य होती है, बिल्कुल अनन्य होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो व्यक्तित्व विविधशील गुणों का एक ऐसा गंतव्य संगठन है जिसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक शामिल होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में उसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। साथ ही व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ साथ परिवर्तित न हो तो वह यथावत आजीवन बनी रहती हैं। सो मतलब यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, सारी की सारी जो आपकी विशेषताएं हैं वो क्या हैं, सही हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, गाल को छूने पर सिर को घुमाना और मुख खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित किस प्रकार के परिवर्त के अंतर्गत आता है। गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना, है ना, तो ये आता है रूटिंग। क्या है, रूटिंग प्रतिवर्त। इसके अंतर्गत किए जाने वाली क्रियाओं में अपेक्षित और सामान्य प्रतिवर्त क्रियाओं का संचालन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है। किशोरावस्था में किशोरों को अपचार, रुचियों में परिवर्तन, स्थिरता, स्वतंत्रता व विद्रोह भावना, स्थिरता व समायोजन का अभाव, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, आहार ग्रहण संबंधी विकार, इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता। लेकिन असुरक्षा निर्भरता इस अवस्था की चुनौती नहीं है। ऑप्शन डी हो जाए। प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती है, उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती हैं, किस प्रकार का प्रबलन प्रदान करती हैं। सो ये ऋणात्मक प्रबलन कौन सा है, ऋणात्मक, ऑप्शन बी। किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक और स्वायत्त। फिट्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, फिट्स के अकॉर्डिंग। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल सही आंसर होगा। किस प्रकार के बच्चों का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है। अधिगम, आसक्तता। निम्नलिखित में से कौन स्मृति की एक अवस्था नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, यहाँ पर कौन सा नहीं, अवधान नहीं होगा। देखो, स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पूर्वानुभूतियों को वर्तमान में लाता है। स्मृति का प्रत्यक्ष संबंध पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में एकत्र कर रखने, उनमें उनके पुनः स्मरण कर भावी जीवन में प्रयोग करने की क्षमता में। सामान्यतः कूट संकेतन, भंडारण, पुनरुद्वार या पुनः प्राप्ति स्मृति की अवस्थाएं, प्रक्रिया हैं, लेकिन अवधान नहीं होता है। ऑप्शन डी। सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार की तर्कना कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सामान्य से विशिष्ट। निगमनात्मक, इसके अंतर्गत एक या अधिक ज्ञात सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर क्या होता है, पहुंचा जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट यानी कि निगमनात्मक। किस प्रकार की चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्यता, चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्तारण आते हैं। अपसारी चिंतन में किसमें आते हैं, अपसारी चिंतन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आता है, अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित है। तल में पूछा। देखो, जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम एच मैस्लो, इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये एग्जाम में ना बहुत बार पूछा जाता है। भाई पिछली बार भी पूछा गया है, और हर एक एग्जाम में आपको देखने, जिसमें आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकता पदानुक्रम के तल में शरीर क्रियात्मकता होती है। तो यहाँ पर ये बना लीजिएगा आप। तो सबसे नीचे आती है, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है शारीरिक, जैसे भूख प्यास। फिर आपका सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सेकंड पे आती है सुरक्षा। फिर सामाजिक आवश्यकता, परस्पर संबंध, प्रेम, स्नेह वाला। फिर आता है सम्मान की आवश्यकता, आत्मसम्मान, पहचान, परिस्थिति। एंड द लास्ट में आता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, है ना। तो इसके ऊपर सुरक्षा की आवश्यकता सबसे नीचे मैंने कहा शारीरिक आवश्यकता। पहले हमारे लिए ज़रूरत क्या, भूख प्यास। फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर सामाजिक आवश्यकता जिसमें परस्पर संबंध होते हैं, प्रेम स्नेह होता है। सम्मान की आवश्यकता, आत्मसम्मान पहचान की जो परिस्थिति होती है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता,
है ना। तो ये सारी चीज़ों को आपने इस तरीके से समझना है। और ये पूछा जाता है कि सबसे स्टार्टिंग में क्या है, सबसे ऊपर क्या है, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता है? कौन है जो मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता है? तो अभिप्रेरक है ना, देखो भूख और जन्मजात, भूख क्या है, एक जन्मजात आंतरिक अभिप्रेरक है। सो ऑप्शन सी, यह मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता। जबकि मान सम्मान, प्रसिद्धि, उपलब्धि, शक्ति, संवर्धन की आवश्यकता मनोसामाजिक अभिप्रेरकों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्षुधा, अभाव, शुद्धतिशता तथा अनियंत्रित भोजन किस प्रकार के समूह के अंतर्गत आते हैं? पोषण तथा भोजन विकार। क्या है? पोषण तथा भोजन विकार। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान का। किसका? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना, ताकि बच्चों की योग्यता, रुचि स्तर, अभिक्षमता, अभिवृत्तियों को समझते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सके और छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हुए वांछित उद्देश्यों की क्या कर सके, प्राप्ति कर सके। निम्नलिखित में से किसी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? किसको नहीं किया जा सकता है? यहाँ पर शिक्षा दर्शन। देखिएगा, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसके द्वारा बालकों के व्यवहार, उनके बिहेवियर, उनके अंतर मन का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों का बाल कल्याण, मनोविश्लेषण और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, इनको शामिल किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है बाल मनोविज्ञान में? बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरा अवस्था तक का इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन। बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है? 28 का उपचारात्मक विधि। कौन सी उपचारात्मक विधि? बालक की अधिगम कठिनाइयों यानी कि समस्याओं को समझते हुए इसके निवारण हेतु बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन के लिए उपचारात्मक विधि प्रयोग की जाती है। बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? इसके लिए बच्चों से सहानुभूति पूर्ण एवं सकारात्मक क्या रखना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए। कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तियों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करती? प्रायोगिक विधि। कौन सी है? प्रायोगिक विधि, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस। आई होप सो आपको हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो कि सितंबर में होना तय है उसमें। मिलते हैं नेक्स्ट PYQ के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।